फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारे जो क्वेश्चंस हैं कुछ आज हमने नॉर्थन रीजन से लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि गांधीवादी युग से लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उत्तर का विशाल मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो उत्तर का विशाल मैदान ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है ये 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? पहला क्षेत्र है भाबर क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है तराई क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है बागर क्षेत्र और चौथा क्षेत्र है खादर क्षेत्र। इस प्रकार ये 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उत्तर के विशाल मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि खेती के लिए, फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बागर क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार, यानी कि जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है तो ये भूमि कैसी होती है? बंजर होती है, उसे बागर कहते हैं। अगर हम बात करें भाबर क्षेत्र की, तो जो पर्वत पदीय क्षेत्र होता है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, जहां पर्वत का निचला भाग और मैदानी भाग आपस में मिलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें भाबर क्षेत्र की, तो जहां पर्वतों से निकलने वाली जो धाराएं होती हैं बड़े बड़े शैलखंडों और छोटे छोटे शैलखंडों के मध्य में विलुप्त हो जाती हैं, इनको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें तराई क्षेत्र की, तो जहां विलुप्त हुई जो नदियों की धाराएं होती हैं वो पुनः प्रकट होती हुई दिखाई पड़ती हैं, इनको तराई क्षेत्र कहा जाता है। और खादर क्षेत्र की बात करें तो जहां नदियों और बाढ़ का पानी है वो आसानी से पहुंच जाता है, उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। खादर क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। और बागर क्षेत्र होता है, ये कैसा क्षेत्र होता है? जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो ये भूमि बंजर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है? यानी अरावली पर्वत है, ये वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है? तो इसको एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो चर्नियन हलचल के दौरान प्रीकैम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ चोटी कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ जो चोटी है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में पारसनाथ चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का एक जिला है गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिले में ये जो पारसनाथ चोटी है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये जो राजमहल पहाड़ी है ये भी झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है पारसनाथ चोटी। कौन सी है? पारसनाथ चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजमहल पहाड़ी को गारो पहाड़ी से कौन अलग करता है? तो राजमहल पहाड़ी को गारो पहाड़ी से मालदा गैप अलग करता है। ये राजमहल पहाड़ी है, इसको भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। जो गारो पहाड़ी है उससे अलग करता है, इसको भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ स्थित है? तो कार्बी एंगलोंग का जो पठार है ये असम में स्थित है और यह एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय का पठार कहाँ स्थित है? यह मेघालय के पठार ये मेघालय में ही स्थित है और मेघालय के पठार का अन्य नाम क्या है? तो इसको शिलोंग का पठार भी कहा जाता है और भारत का सबसे आर्द्रतम पठार है। कैसा? सबसे आर्द्रतम पठार जो है ये शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार है और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग चोटी। ये स्थित कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला को देखिए, शिलोंग चोटी कहाँ स्थित है? तो हमने आपको अभी बताया था शिलोंग चोटी खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक चोटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी पारसनाथ चोटी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आता है गांधीवादी युग और जो गांधीवादी युग है इसका प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है? तो गांधीवादी युग का जो प्रारंभ है ये 1919 से 1947 तक माना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी की अहम भूमिका रहती है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं एक महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से किसने इनको संबोधित किया था? या मलंग बाबा के नाम से किसने इनको बोला था या मलंग बाबा किसने कहा था इनको? तो वो कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको मलंग बाबा की उपाधि दी थी। अगर इनकी बात करें हम तो वन मैन ऑफ बाउंड्री किसने कहा था? तो वो कहा था माउंटबेटन ने। अगर बोलें कि बापू की उपाधि, इनको बापू भी कहा जाता था, तो बापू की जो उपाधि है ये किसने दी थी? तो बापू की उपाधि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और कब दी थी? जो साबरमती आश्रम के जो अनुयायी थे उन्होंने भी इनको बापू की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर वेस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1893 ईस्वी में गांधी जी किसका केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे ये दादा अब्दुल्ला थे, इनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पर ही रह गए, क्योंकि वहाँ पर जो अन्याय हो रहा था उसकी वजह से वो वहाँ पर कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को ट्रेन से कहाँ पर उतारा गया था? तो जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ जा रहे थे तो एक ट्रेन थी जो कि डबरन से कहाँ जा रही थी? प्रेरिया। डबरन से प्रेरिया एक ट्रेन जा रही थी, तो वहाँ पर मेरिन्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को काला होने के कारण इनको उतार दिया गया था। और कब? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने 1909 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1919 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। 3/, क्योंकि बिहार के जो चंपारण के लोग थे उनसे 3/20 भाग पर क्या है, नील की खेती करवाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। इसकी नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे कि जो भूमि है वो नील की खेती करने के बाद में बंजर हो जाती है, जिससे कि खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया था। तो इसके लिए जो चंपारण के व्यक्ति थे, लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को अपने यहाँ पर बुलाया था और गांधी जी ने वहीं से सर्वप्रथम अपना जो सत्याग्रह है ये प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था? तो जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ था उसके 1 साल बाद 1918 ईस्वी में कहाँ पर, गुजरात अहमदाबाद में गांधी जी ने अपना अगला सत्याग्रह किया था। समझ में आया? यहाँ पर सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो यहाँ पर एक मिल मजदूर आंदोलन था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित हो गए थे और वो अपना बोनस मांग रहे थे, जिससे कि उन्होंने मना कर दिया था। और इसी के चलते गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चलाया था। समझ में आया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला अस्त्र क्या था? तो महात्मा गांधी जी का पहला अस्त्र था उपवास, यानी कि उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ करके सत्याग्रह अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा जो आंदोलन है ये 1918 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? खेड़ा, ये भी गुजरात में ही है खेड़ा। और यहाँ पर अकाल पड़ने के बावजूद जो खेड़ा में किसान लोग थे उनसे क्या वसूला जा रहा था? भू राजस्व कर वसूला जा रहा था, जिससे कि गांधी जी ने यहाँ आकर के अपना आंदोलन है ये प्रारंभ किया था 1918 ईस्वी में। तो देखिए ये सारे रिलेटेड हैं, 17 में चंपारण में, 18 में अहमदाबाद में और 18 में ही खेड़ा में। तो ये गुजरात में ही है खेड़ा और अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो रॉलेट एक्ट है ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और इसे काला कानून या ब्लैक लॉ नाम दिया गया था। एक सेकेंड, इसको क्या नाम दिया था? ब्लैक लॉ नाम दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट था इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इसको काला कानून या ब्लैक लॉ के नाम से जाना गया था और इसका खूब विरोध भी हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को दिन था बैसाखी का, और तब वहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे कौन? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा आयोजित की गई थी। ये नाम जरूर ऐड कर लेना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है तो उनके विरोध में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे ओडायर। इन्होंने, एक व्यक्ति था हंसराज नाम का व्यक्ति। कौन? हंसराज नाम का व्यक्ति था, जिसने इनको सूचना दी थी
अंग्रेजों को कि वहाँ पर एक जनसभा आयोजित की जा रही थी है, और जिससे कि जनरल डायर ने उस शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिगेडियर आर डायर को यह अधिकार दिया गया था, और ओ डायर के कहने पर ही आर डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिससे कि इतिहास में इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया था, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।